आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग रेडियो एक्टिविटी का। और अपना पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एंड न्यूक्लियस। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसको डायरेक्टली आप बोल सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। पढ़े होगे आप लोग, केमिस्ट्री में पढ़े होगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले समझते हैं, कोई भी अगर हम लोग एटम ले रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता क्या है। अगर आप देखोगे तो आपका सबसे सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ना। होता है या नहीं होता? अच्छा, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है बेटा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है ना। वेरी गुड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन भी होता है? इलेक्ट्रॉन नहीं होता? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करेगा? ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। और ये डिपेंड करता है कि आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, मतलब एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो कि अगर हम लोग सोडियम एटम लिए, तो सोडियम एटम का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 281 आएगा ना। 281। अब बताओ, इसको हम लोग ऑर्बिट में डिवाइड कर रहे हैं, तो पहला ऑर्बिट में कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 और तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन आपका सबसे बाहर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना। और इसको आपको फिजिक्स के टर्म में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होगे ना। इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हम लोग कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से नहीं होता, किससे होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन से होता है। इज दिस क्लियर? अब समझो, हर एक जो ऑर्बिट है, ये जैसे KLM जो चल रहा है आपका, इसके बीच में मान लो कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। इस दोनों के बीच में आपका एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि न्यूट्रॉन कैसा होता है? आपका न्यूट्रल होता है या नहीं होता? और आपका प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव, ये निगेटिव, इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मान लो कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F1 है और वैलेंस के साथ आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F2 है। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे होगा? F1, जो क्लोजर टू द सर्किट आ रहा है, जो क्लोजर टू द न्यूक्लियस होगा, वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। खत्म। अब एक और फॉर्मूला है आपका कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ईच सेल इज इक्वल टू 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपका होगा वो कितना होगा? 2n², वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। n क्या होता है? नंबर ऑफ सेल बोल दो या ऑर्बिट बोल दो, कौन से ऑर्बिट में देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस का अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यूक्लियस क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। अच्छा, उसका जो साइज होगा कितना होगा? कोई बताएगा मुझे? न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? -15 मीटर। ठीक है। अब लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर का। कुछ है नहीं, आप पूरा पैराग्राफ देख लो, बस यही भरा पड़ा हुआ है। मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे होगा? यहाँ पे बताओ, मैक्सिमम एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन के पास होगा? क्लोज होगा। और दूर? अच्छा, चलो अभी हम लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर का। तो आप लोग बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? जल्दी से। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। अच्छा, कभी कभी हम लोग ये भी बोलते हैं ना, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये किस केस में बोलते हैं? जब एटम स्टेबल नहीं, जब एटम आपका न्यूट्रल होता है। व्हेन एटम इज न्यूट्रल। जब एटम न्यूट्रल हो गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। लेकिन क्या हमेशा होगा? नहीं। आयंस में ले लो, क्या होता है? क्या नहीं होता। तो क्लियर है एटॉमिक नंबर? प्लीज नोट इट डाउन। एटॉमिक नंबर अभी हम लोग देखें, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और हम लोग क्या बोल देंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एटम इज न्यूट्रल, है ना। अब अगर हम लोग मास नंबर के बारे में बात करेंगे तो मास नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नाम सुनना, क्या बोल रहे हैं हम लोग? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय न्यूक्लियॉन्स? न्यूक्लियॉन्स मतलब जो न्यूक्लियस में है। और न्यूक्लियस में क्या क्या है? वेरी गुड, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
अच्छा एक चीज़ याद रखना, लेट अस सपोज दिस इज योर एनी एलिमेंट, कोई अगर एलिमेंट है तो हम लोग एटॉमिक नंबर कहाँ लिखेंगे? नीचे। और मास नंबर कहाँ लिखेंगे? ऊपर। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? और मास नंबर को? मतलब क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं Z और A? तो ये आपका क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। और ये क्या हो जाएगा? मास नंबर। कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मॉडल का। ओके, तो चलो हम लोग बात करते हैं अब एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो एटॉमिक मॉडल क्या है? किसी भी एटम का स्ट्रक्चर दिखा दो, दैट इज एटॉमिक मॉडल। अब समझो कि अगर कोई आपका एटम है, मान लो X, और इसका आपका क्या है? एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो उस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? Z। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? अभी तक हम बोले हैं कि ये न्यूट्रल है, अब बोल रहे हैं ये न्यूट्रल है। अब बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ठीक। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन कितना? न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? A माइनस। कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग देखेंगे सोडियम। अगेन सोडियम ले लेना, 281। प्रोटॉन बताओ बेटा कितना होगा? 11। न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा? अच्छा, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11, तो न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन 12, क्योंकि मास नंबर कितना होता है? 23 होता है ना। तो आपका न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 23 माइनस 11, दैट इज 12। ठीक है। अब देखो इसको अगर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर से दिखाएंगे तो एक न्यूक्लियस बना दो। बना दिए? इसमें तुम दिखा सकते हो न्यूट्रॉन 12, प्रोटॉन 11, दिखा सकता है ना। अब 281 है तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 बना दो। दूसरे में 8, दूसरे में 8 बना दो। और तीसरे में 1, तो ये 1 बना दो। दिस इज योर एटॉमिक मॉडल। क्लियर? यहाँ पे दो तरह का चेंज होता है, एक आपका होता है केमिकल चेंज और दूसरा आपका क्या होता है? न्यूक्लियर चेंज। ठीक है। अब दोनों चेंज में डिफरेंस क्या है कि अगर आपका कोई एटम केमिकल चेंज के अंडरगो हो रहा है तो वहाँ पे आपका क्या चेंज होगा? इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। अगर कोई एटम क्या हो रहा है? केमिकल चेंज में जा रहा है, ठीक है, तो उसमें चेंजेस क्या आएगा? किसका आएगा? ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का आएगा। ये आपको याद रखना है। क्या बोल रहे हैं? अगर आपका एटम केमिकल चेंज में जा रहा है, केमिकल चेंज मतलब दो चीज रिएक्ट करा है, तीसरा चीज प्रोडक्ट आया, तो यहाँ जो केमिकल चेंज हो रहा है ना, वहाँ पे आपका क्या चेंज होगा? उसके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स में चेंजेस आएगा। लेकिन अगर यही एटम अगर आपका किस में जाएगा? न्यूक्लियर चेंज में जाएगा, तो अब आप देखो ये बेसिकली ये न्यूक्लियर से बना हुआ है, मतलब उसके न्यूक्लियस में जो है उसका चेंज होगा। और न्यूक्लियस में क्या है बेटा? प्रोटॉन एंड, तो चेंज किसका होगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का होगा। पहला पॉइंट समझ में आया? तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, केमिकल चेंज के कंपैरिजन में न्यूक्लियर चेंज जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी लेगा। न्यूक्लियर चेंज में अप्रॉक्सीमेट 10⁶ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेता है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे भी हो जाता है। अगर आप सेमीकंडक्टर पढ़ोगे ना तो वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे दिखाता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि केमिकल चेंज के लिए बहुत ज़्यादा वोल्टेज का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग न्यूक्लियर चेंज करेंगे तो वहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ज़रूरत होगा, मतलब इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी इन कंपेरिजन टू केमिकल चेंज। एंड थर्ड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन न्यूक्लियर चेंज अगर कभी आपका न्यूक्लियर चेंज होता है तो याद रखना, हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हैं, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा? मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका न्यूक्लियर चेंज होगा तो वहाँ पे क्या किसका कंजर्वेशन होगा? टोटल मास नंबर और टोटल एटॉमिक नंबर का, मतलब टोटल एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर रिमेन कंजर्व्ड। क्या रहेगा? ये कंजर्व्ड रहेगा। इसका एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, रुक जाना। इसका एक एग्जांपल क्या कि मान लो कि एक x है, ठीक है, और x का यहाँ पे आपका 12 है, यहाँ 24 है, और न्यूक्लियर चेंज हुआ बेटा, ये किस में कन्वर्ट है? एक y में और एक
Z में। ये यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 13 आया, तो कंफर्म है जो Z बनेगा यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 4 होगा, और यहाँ पे उसका मास नंबर कितना होगा, 11 होगा। समझ में आया? देखो 8 + 4 कितना हो गया, 12, और 13 + 11 कितना हो गया। इज दिस क्लियर? ये तीनों पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन। अपना नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोप। देखो आइसोटोप क्या होता है ना, एक ऐसा एलिमेंट, ठीक है, जिसका क्या होगा, आपका सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट मास नंबर होगा। अब इस चीज को समझना, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर करने का मतलब क्या हो गया कि आपका एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब अगर x है और यहाँ पे आपका दिया हुआ है कुछ 1 और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो हो सकता है आगे जाकर के ये x ये 1 हो या 3 हो जाए। आगे जाकर के एक और आपको दिखेगा x1, यहाँ पे 4। यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, ये जितना है ना x1 x2 x3, ये सब का सब क्या है, आपका आइसोटोप है। क्यों आइसोटोप है? क्योंकि आपको दिख रहा है कि एटॉमिक नंबर सबका क्या है, सेम है, लेकिन मास नंबर क्या हो रहा है। अच्छा, मास नंबर डिफरेंट हो रहा है, तो हम लोग क्या ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत? मतलब अगर आपसे पूछेगा कि एटॉमिक नंबर में क्या सेम रहेगा, तो आप बोल सकते हो कि प्रोटॉन सेम रहेगा, और डिफरेंट का अगर पूछेंगे तो क्या डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा। इसका 3 एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं अभी। सबसे पहले हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 3। पहला H11, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटियम। दूसरा H12 क्या होता है, ड्यूट्रियम। तीसरा होता है H13, ये क्या होता है, ट्रीटियम, ठीक है। कार्बन का भी देखोगे तो 3 होता है, कौन कौन सा, C612, फिर C613 और C614। क्लियर ना? तो कार्बन का भी 3 आइसोटोप हो गया, हाइड्रोजन का 2 आइसोटोप हो गया, क्लोरीन का भी देखोगे तो 2 आइसोटोप होगा। हाइड्रोजन का 3, कार्बन का 3 और क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 2 आइसोटोप। क्लियर? ठीक। अब यहाँ पे समझो, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आइसोटोप 2 तरह का होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप कितने तरह का होगा, 2 तरह का। पहला होता है आपका स्टेबल और दूसरा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। समझना थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप बेटा 2 तरह का हो रहा है। द फर्स्ट वन इज स्टेबल और दूसरा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अनस्टेबल बोल दो या रेडियो एक्टिव बोल दो। क्यों ये रेडियो एक्टिव है? क्योंकि रेडियो एक्टिव तभी सब्सटेंस होगा जिसमें आपका न्यूक्लियस में थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी हो, ठीक है ना। अनस्टेबिलिटी कहाँ पे दिख रहा है हमको, न्यूक्लियस में। अब समझो, स्टेबल वो होगा ना जहाँ पे आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज अप्रॉक्सीमेटली, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर आपके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अप्रॉक्सीमेट इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टेबल। आप कोई भी उठा के देख लो, सोडियम उठा के देख लो, सोडियम में देखोगे प्रोटॉन 11 है और आपका कितना है, न्यूट्रॉन्स कितना है, 12 है। तो क्या वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? नहीं है। वो कैसा एलिमेंट है, स्टेबल एलिमेंट है, मतलब स्टेबल आइसोटोप उसका बनेगा। रेडियो एक्टिव के लिए क्या होगा आपका कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होगा आपका वो मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब प्रोटॉन से कहीं ज़्यादा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप और अनस्टेबल आइसोटोप। क्लियर? ओके, तो कंप्लीट। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, आइसो। अच्छा, आइसोबार क्या होता है ना, आपका सेम मास नंबर होगा, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अच्छा, इससे हम लोग समझते हैं कि सेम मास नंबर है। इसका एक एग्जांपल लेकर के चलो। सबसे अच्छा एग्जांपल सोडियम एंड मैग्नीशियम। अगर सोडियम का देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, सोडियम का मास नंबर 23, मैग्नीशियम का मास नंबर। अच्छा, आप बताओ इसमें क्या सेम है और क्या डिफरेंट है?
नंबर ऑफ अगर यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आएगा यहाँ पे 12 आएगा ना। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आएगा, समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ रहा है यहाँ पे 12, और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ रहा है। तो चेंज क्या किस में आ रहा है, न्यूट्रॉन्स में चेंज आ रहा है। समझ में आया? ठीक। और हमको लग रहा है कि प्रोटॉन्स में भी तो चेंज आएगा, तो कहने का मतलब कि न्यूक्लियॉन्स में जो भी है उसमें चेंज आया होगा। देखो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का बात करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का यहाँ पे बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। कोई दिक्कत नहीं ना, तो हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने का है वो क्या है, यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे तो 12 + 11 कितना आ रहा है 23। यहाँ पे भी अगर आप ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे 11 + 12 कितना आ रहा है 23। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होगा वो सेम होगा। तो आप ये बोल सकते हो कि आइसोबार वैसा एलिमेंट होता है जिसका न्यूक्लियॉन सेम हो। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होगा, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहने का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे भी 23 और यहाँ पे भी 23। कोई दिक्कत हो रहा है? एक होता है आपका मिरर आइसोबार। मिरर आइसोबार क्या होता है कि अगर दो एलिमेंट है, समझो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ मिरर आइसोबार। तो मिरर आइसोबार वैसा होगा ना जिसमें आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाए, इंटरचेंज कर जाए। ठीक है, क्या चीज इंटरचेंज करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स गेट इंटरचेंज इनसाइड द न्यूक्लियस। अब जैसे इसी एग्जांपल को ले लो, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है 12, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 11। अभी यहाँ पे न्यूट्रॉन 11 हो गया और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया 12। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मिरर आइसोबार। समझ में आ गया? ओके, दिस इज ऑल अबाउट आइसोबार। आइसोटोन क्या होता है, आइसोबार समझ में आया, आइसोटोप समझ में आया। आइसोटोन होता है एटम्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपका डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा और सेम नंबर ऑफ क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोन। तो ये भी एग्जांपल आइसोटोन का नहीं हो जाएगा? क्लियर है? ये एग्जांपल किसका भी हो जाएगा, आइसोटोन का भी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आइसोटोन, नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियो एक्टिविटी। जो हम लोग टॉपिक लिखे थे ना कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, तो देखो हुआ क्या ना कि हेनरी बैकरेल करके एक साइंटिस्ट थे। वो क्या किए थे ना कि कोइंसिडेंटली वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहे थे। वो एक पेपर में रैप करके एक यूरेनियम का कुछ कंपाउंड रखे थे और किसी डार्क रूम में। ठीक है, कुछ दिन के बाद वो आकर के देख रहे हैं तो उनका जो रैप पेपर है वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है, मतलब ख़राब हो चुका है। उनको समझ में नहीं आया तो वो क्या किए, दोबारा फिर से किए और उसी का कोई ना कोई एलिमेंट मिला करके रखे। अगेन फिर से वो पेपर क्या हो गया, फिर से डिसइंटीग्रेट हो गया। तो साइंटिस्ट से तो दिमाग थोड़ा सा कौंधा कि नहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है, और कुछ ना कुछ तो है इस सब्सटेंस में जो वो रेडिएट कर रहा है। अब वो रेडिएट करके क्या कर रहा है, उस पेपर को वो ख़राब कर रहा है। और वहाँ से उनको पता चला कि ऐसा बहुत सारा सब्सटेंस है जो स्पॉन्टेनियसली कंटिन्यूसली रेडिएट करता रहता है कोई रे। ठीक है, और वो रे आपका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता, वो आपका किसका होता है, उसके न्यूक्लियस से होता है। ठीक है, एक चीज़ और उन्होंने देखा कि ये जो फिनोमेना हो रहा है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा, कोई भी फिजिकल चेंज पे डिपेंड नहीं करता। जबकि आपका जो केमिकल चेंज होता है, जो हम लोग केमिकल प्रोसेस करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, वो आपका फिजिकल चेंज पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो आपका रेडियो फिनोमेना हो रहा है, रेडियो एक्टिविटी जो हो रहा है, ये आपका डिपेंड नहीं करता फिजिकल फिनोमेना पे। समझ में आया? तो रेडियो एक्टिविटी इज द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ क्या हो जाएगा, रेडिएशन, कॉल्ड द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या क्या होगा, यूरेनियम होगा, रेडियम, पोलोनियम और जो भी है थोरियम, ये सब। एक चीज़ और याद रखना, जितना भी आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर दैन 82 है सॉरी, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर दैन 82 है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। फिर से बता रहे हैं, एक ऐसा सब्सटेंस जो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है चारों तरफ। अब वो जो रे एमिट कर रहा है ना,
दैट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, उसको ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, वो उसके न्यूक्लियस से मतलब रखता है। इज दिस क्लियर? और ये जो रेडिएशन हो रहा है ना, ये 3 तरह का हो रहा है। बाद में जब सर्च किया गया तो ये जो आपका रेडिएशन था ये 3 तरह का था, एक आपका अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। आफ्टर सो मेनी एक्सपेरिमेंट बाद में हमको पता चला कि नहीं, अल्फा आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बीटा आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, और गामा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, दैट मीन्स कि नो चार्ज। और ये 3 का कैसे पता चल रहा है हमको, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव और ये न्यूट्रल है? जब हम लोग उस रेडिएशन को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब हम लोग समझने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाला, कि ये जब हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, प्लीज कंसंट्रेट हियर। पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, और अगर आप लोगों को याद होगा तो हम एक डॉट और क्रॉस से बनाए थे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, और क्रॉस क्या बता रहा है बेटा, कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनसाइड द प्लेन, पैरेलल इनसाइड द प्लेन जा रहा है। अब मान लो कि ये कोई लीड बॉक्स है, और इसमें हम लोग यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब समझो, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो यहाँ से कुछ ना कुछ रेडिएट हो रहा होगा। मान लो कि यहाँ से रेडिएट हुआ, ठीक है, यहाँ से मेरा रे आया। अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट में पढ़े हैं कि अगर कोई चार्ज मोशन में है, समझना, अगर कोई चार्ज मोशन में है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा, और उसको हम लोग क्या बोले थे, बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब सोचो कि ये मेरा, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, थंब आपका फोर्स दिखाएगा, और ये आपका क्या दिखाएगा, करंट। करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन। अब समझो, ये मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले रखे, पॉजिटिव चार्ज का देखना है तो ये अगर कर दिए तो ये ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इधर साइड जो लग रहा है वो क्या है, फोर्स, मतलब जो भी आपका पॉजिटिव चार्ज होगा वो इधर डिफ्लेक्ट करेगा, और इधर जो भी डिफ्लेक्ट किया वो आपका क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल। क्या बात, समझ में आ गया? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, पहले मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब ऊपर जा रहा है तो फोर्स इधर ना, और इधर कौन किस पे लगेगा, पॉजिटिव पे फोर्स लगेगा। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये क्या हो गया, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव को हम लोग नाम क्या दे दिए, अल्फा पार्टिकल। अब पता कंफर्म है कि पॉजिटिव पे इधर फोर्स लगा है तो निगेटिव पे इधर लगेगा, लगेगा ना, और जिस पे कोई चार्ज नहीं है कोई फोर्स लगेगा। तो जो स्ट्रेट आया वो गामा, ठीक, जो इधर आया वो अल्फा, जो इधर गया वो बीटा। क्लियर? एक चीज और, एक नोटिस करना कि इसका डेविएशन थोड़ा ज़्यादा कराएं, बीटा का डेविएशन थोड़ा कम कराएं। इसका एंगल ज़्यादा बना है ना, तो जब भी आप लोग डायग्राम बनाओगे तो ये देख लेना कि अल्फा पे ज़्यादा फोर्स लगता है और बीटा पे थोड़ा कम लगता है। इज दिस क्लियर? ठीक। और एक देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सेम हम लोग बॉक्स लिए और इसमें फिर से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखे, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग ना, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इलेक्ट्रोड रख दिए। इलेक्ट्रोड तो जानते हो कि एक पे पॉजिटिव पोटेंशियल और एक पे क्या होगा, निगेटिव पोटेंशियल। अब सोचो यहाँ से रेडिएट हो रहा है ना, अच्छा, जो पॉजिटिव होगा वो किधर जाएगा, निगेटिव की तरफ। तो जो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गया वो क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल। ये क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल। जो पॉजिटिव की तरफ गया वो क्या हो जाएगा, और जो कहीं नहीं गया वो क्या हो जाएगा, गामा। इज दिस क्लियर? तो ऐसे बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा आपका अल्फा, कौन सा बीटा एंड कौन सा गामा। आर्यन समझ में आया बेटा? ओके। वाले हैं कि चेंजेस विद इन द न्यूक्लियस इन अल्फा, बीटा एंड गामा एमिशन। हम लोग हर एक एमिशन का देखेंगे, जैसे अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन एंड गामा एमिशन, और उसके न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है वो देखेंगे। सबसे पहले अल्फा एमिशन कब होगा और कैसे होगा। तो सबसे पहले ये समझो कि अल्फा पार्टिकल हम लोग किसको बोलते हैं। अगर आप अल्फा का बात करेंगे तो अल्फा एक ऐसा हीलियम एटम है, अल्फा एक ऐसा हीलियम एटम है जिसमें ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ही नहीं। क्या कर रहे हैं, एक ऐसा हीलियम एटम है जिसमें ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2, और दोनों वो निकाल चुका है। मतलब He2+ को हम लोग क्या बोल देंगे, अल्फा पार्टिकल बोल देंगे। He2+ को क्या बोलेंगे,
अल्फा पार्टिकल। अच्छा, अल्फा पार्टिकल में सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा जिसमें आपका क्या क्या हो सकता है, क्या होगा, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। समझ में आ रहा है? और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हीलियम He24। ठीक है, यहाँ पे 2+ कर दो तो ये आपका क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। और He24 भी अगर कहोगे तो क्या हो जाएगा, 2+ नहीं भी डालोगे तो वो क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल। ठीक, अब मान लो ये जो एमिशन होगा ये आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से ही होगा, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अगर ये एमिट हो रहा है तो कुछ ना कुछ न्यूक्लियर चेंज हुआ होगा। अच्छा, न्यूक्लियर चेंज क्या हो सकता है, सोचो तो। एक मान लो कि कोई पैरेंट एटम है X और इसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A, और इसमें न्यूक्लियर चेंज हुआ और आपका अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकल गया। क्या निकला, अल्फा पार्टिकल। समझना, अल्फा पार्टिकल अगर निकला तो साथ साथ 2 एटॉमिक नंबर और 4 मास नंबर लेके निकला। और हम पहले क्लास में बताए थे, आज के ही लेक्चर में, कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी आपका डॉटर एटम होगा इससे 2 कम होगा उसका एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, Z-2, और मास नंबर कितना हो जाएगा, A-4। समझ में आया? बस यही है अल्फा एमिशन। अब इसके लो, मान लो यूरेनियम 92 238 ले रहे हैं, मान लो क्या ले लिए, यूरेनियम 92 और 238, और इसका बोल रहा है कि आपका क्या हो रहा है, अल्फा एमिशन हो रहा है। समझना, यहाँ पे अगर कह दे अल्फा एमिट हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि एक अल्फा निकला तो यहाँ पे He24 आ गया ना। अब जो बचेगा तुम्हारा डॉटर एटम, उसमें 92 - 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 238 - 4। मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं He24 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 92 - 2 दैट इज 90, मतलब y का 90 और ऊपर कितना हो जाएगा, 234। समझ में आ गया? खत्म। नेक्स्ट एमिशन हम लोग देखते हैं बीटा एमिशन। समझना बेटा, बीटा एमिशन क्या है ना, कि एक ऐसा अनस्टेबल न्यूक्लियस है, समझना, एक ऐसा अनस्टेबल न्यूक्लियस है जिसमें आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काफ़ी ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ये कैसा है, अनस्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना कि ये यहाँ पे कुछ चेंजेस आएगा, न्यूक्लियर चेंज आएगा। तो इसमें न्यूक्लियर चेंज क्या होता है ना कि आपका न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन में। अब सोचो कि अगर न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है तो उसका एटॉमिक नंबर तो 0, और इसमें चार्ज कितना होगा, 1। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, 1 1। यही होगा ना, ये 1 ये 0 ये 1 ये 1। अच्छा ये बताओ, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या ये अभी कंजर्व है, कंजर्व नहीं है। जब ये कंजर्व नहीं है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी निकलता है। हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्या न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं। लेकिन व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस, जब आपका न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन से तो न्यूक्लियस से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, और उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकलता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा एमिशन या बीटा पार्टिकल। और ये क्या हो जाएगा, -1 0। सोचो तो, -1 + 1 0, 0 + 1 कितना आ गया, 1। और इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, बीटा पार्टिकल। बट एक चीज़ और याद रखना कि ये अभी आपका कंप्लीट नहीं है। इसको कंप्लीट करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी अगर हम लोग लेकर के चलेंगे तो इसके साथ साथ एक और निकलता है जिसको हम लोग एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। ये -1 0 प्लस V बार, ये V बार आपका क्या शो कर रहा है, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, और ये भी एज्यूम होता है कि ये भी निकला हुआ है विथ हाई स्पीड बीटा पार्टिकल। क्लियर? देखते हैं, जब भी आपका एक बीटा एमिट होगा, समझना, जब भी आपका एक बीटा एमिट होगा तो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। अब प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखो कि अगर कोई आपका एटम है, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, Z, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A, और इससे आपका क्या हो रहा है, एक बीटा एमिट हो रहा है। बीटा कहने का मतलब क्या हो गया, E-1 0। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एक पेरेंट डॉटर एटम जो होगा इसमें Z+1 हो जाएगा, और ये क्या रहेगा, A। मतलब देयर इज नो चेंज इन द मास नंबर बट देयर इज एन इंक्रीमेंट इन एटॉमिक नंबर। इज दिस क्लियर? हमको लगता है अब सारा क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट इज गामा एमिशन।
एक चीज समझो, गामा एमिशन क्या होता है कि जब भी आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब होता है, रेडियो एक्टिविटी होता है, तो पेरेंट न्यूक्लियस जब चेंज होता है आपका किसमें, डॉटर न्यूक्लियस में, और डॉटर न्यूक्लियस भी अभी भी एक्साइटेड फेज में होगा या एक्साइटेशन में रहेगा, उसके पास एक्सेस एनर्जी रहेगा, तब वो क्या करता है, लॉस ऑफ एनर्जी करता है, और उस लॉस ऑफ एनर्जी को एक फॉर्म में, एक रे के फॉर्म में निकालता है, एंड दैट इज कॉल्ड गामा रे। समझ में आया? गामा रे से कोई चेंज नहीं आता, देयर इज नो चेंज। जब आपका गामा रेडिएशन हो रहा है तो देयर इज नो चेंज इन न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स में कोई चेंज नहीं होगा, बट दिस इज सिंपली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या हो रहा है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और ये कब होगा, व्हेन डॉटर न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट या एक्साइटेशन। समझ में आया? जब उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा ना, तो वो अपना एनर्जी लॉस करता है, और वो किस फॉर्म में लॉस करेगा, एक रे के फॉर्म में लॉस करेगा, एंड दैट रे इज नोन एज गामा रे। क्लियर? अगर आपका कोई एलिमेंट है ए और ये जेड ए है, और यहाँ से अगर आपको बोल देगा कि गामा एमिट हो रहा है, तो कुछ नहीं है, ये अभी भी क्या होगा, एक डॉटर बनेगा, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर जेड और मास नंबर अभी भी क्या होगा, ए होगा। अब 3 पॉइंट हमेशा याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन आपका एमिट होता है बीटा डीके से, वो आपका न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इन अ सिंगल रेडियो एक्टिव डीके, एक सिंगल रेडियो एक्टिव डीके में एक साथ कभी भी अल्फा बीटा और गामा डीके नहीं हो सकता। अगर आपका रेडियो एक्टिविटी हो रहा है, अल्फा गामा हो जाएगा, बीटा गामा हो जाएगा, लेकिन अल्फा बीटा एंड गामा तीनों एक साथ नहीं होगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जो डॉटर प्रोडक्ट है, लिसन, जो आपका डॉटर प्रोडक्ट बन रहा है, वो फिर से रेडियो एक्टिव की तरह बिहेव करेगा, एंड वो फर्दर फिर से डिके कर सकता है। इज दिस क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट रेडियो एक्टिविटी। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम लोग फिर बाद में।